आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश, आपके साथ मैं रचना बंसल, वंदना सिरोही मेरी सहयोगी भी मेरे साथ में मौजूद हैं और आज हमारे साथ दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी जुड़ने वाली हैं। स्वाति मालीवाल जो अपने हिम्मत के लिए, हौसले के लिए जानी जाती हैं, वो स्वाति मालीवाल जो कि महिला के अधिकारों के लिए सड़क पर उतर जाती हैं और रात में ये देखने के लिए पहुंच जाती हैं कि दिल्ली में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। लेकिन इन दिनों चर्चा कुछ अलग है। अपने एक बयान के बाद स्वाति मालीवाल ने देश में हलचल पैदा कर दी है। लेकिन उन सभी सवालों का जवाब आज बारीकी से खुद स्वाति मालीवाल इंडिया न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने वाली हैं। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। नमस्ते। स्वाति जी, वहीं से शुरू करते हैं जहां से आपने बयान दिया है, क्योंकि अपने पिता को लेकर ये गंभीर आरोप आपकी तरफ से सामने आए हैं। ऐसे में देश जानना चाहता है, स्वाति मालीवाल जो कि मौजूदा वक्त में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, जिम्मेदार पद पर हैं, महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाती हैं, कभी भूख हड़ताल पर बैठ जाती हैं, कभी दिल्ली की सड़कों पर रात में निकल जाया करती हैं। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या वो हालात थे? जी, मैं जब छोटी थी तो अपने फादर के साथ रहती थी, अपनी मदर के साथ रहती थी और उस दौरान मेरे फादर बहुत ज़्यादा शराब पीते थे। जैसे ही एक बूंद शराब की उनके अंदर जाती थी तो उनको पूरी बोतल पीनी होती थी और जब वो पूरी बोतल पी लेते थे तो वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर बन जाते थे, बिल्कुल दैत्य बन जाते थे। ऐसे में उन्होंने कई बार मुझे बिना किसी कारण के उठा के दीवार पे पटका है, खून भी बहा है, काफ़ी तड़प महसूस करी है, काफ़ी घरेलू हिंसा फेस करी है और साथ में कई बार उन्होंने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ करा है। ये एक सच्चाई है और ये मेरे साथ हुई है और इसकी वजह से मैं कई बार टूटी हूँ, कई बार बिखरी हूँ और मुझे अभी तक याद है कि कितनी रातें ऐसी होती थी कि मैं जाके बिस्तर के नीचे छुप जाती थी। मैं इतना सहम जाती थी और मैं बस ये सोचती रहती थी, प्लानिंग करती थी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं तो बचूं और किसी के साथ ऐसा ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी का कड़वा और काला सच है जिसको मैंने लोगों को इसलिए बताया क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ऐसी बहुत बच्चियाँ हैं, ऐसे बहुत बच्चे हैं, ऐसे बहुत थर्ड जेंडर हैं जिनके साथ इस तरीके का होता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत हिम्मत चाहिए कि इस तरीके की बात आप कह सको और इस तरीके की बात सबके सामने आप ला सको। बिल्कुल स्वाति जी, ये वाकई दुखद भी है और हैरान परेशान भी कर रहा है जिस तरह से आपने बताया। वाकई बहुत हिम्मत चाहिए, जैसा कि आपने खुद कहा, क्योंकि ये जो दर्द है, जब इंसान अंदर से खोखला हो जाता है, अगर इस तरह की पीड़ा अगर आपको घर में सहन करनी पड़ रही हो, ये ज्यादती आपके साथ घर में हुई हो। लेकिन अब सब लोग सवाल ये पूछ रहे हैं, क्योंकि घर घर में आपके इस बयान की चर्चा हो रही है, तो सवाल जनता के मन में ये है, जो सोशल मीडिया पर भी हम लगातार देख रहे हैं, कि आखिर इस वक्त पर ही आपने ये क्यों जग जाहिर किया, इतना दिनों तक आपने इसको क्यों अपने अंदर समेट कर रखा? जी, जिस दिन मैंने ये बात बोली, अपनी स्टेज से बोली, उस दिन इंटरनेशनल विमेंस डे था और हमने 9 ऐसे अवॉर्डीज को सम्मानित करा जिन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम कर रखे। उनमें बच्चे भी थे, उनमें पुरुष भी थे, उनमें महिलाएं थीं, उनमें थर्ड जेंडर थे। और जब मैं उनकी कहानी सुन भी रही थी और उनकी कहानी, उनसे मैंने बात भी करी है अलग से, तो वो एक एक कहानी के पीछे बहुत बड़ा संघर्ष छुपा हुआ है। तो उस दिन मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों नहीं अपनी बात बताती, क्यों मैं इसको छुपा कर रखती हूँ। तो मैंने 2 कारणों से बात बताई है। सबसे पहला कारण तो ये है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जितना इसको मैं अपने अंदर और दबा के रखूँगी, उतना ही उस आदमी की एक पोजीशन ऑफ पावर मेरी ज़िंदगी में बनी रहेगी और उतना ही मैं उससे हील नहीं हो पाऊँगी। तो मेरा ये अटेम्प्ट है अपने आप को हील करने का, क्योंकि जब हम किसी बारे में बात करते हैं तो हम उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं। दैट इज़ वन। एंड द अदर थिंग इज़, मुझे ऐसा लगता है कि, और इस तरीके के हमारे पास केसेस भी आते हैं, मुझे जब मैं इस तरीके के कोई केस आते हैं, जैसे पिछले महीने एक केस आया मेरे पास जिसमें एक 17 साल की लड़की है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ती है, दिल्ली में पढ़ती है। उसकी मदर अपने गांव गई और पीछे से उसके फादर ने
उसके साथ गलत काम किया और वो किसी को नहीं बता पाई। वो बहुत डर गई, वो बहुत सहम गई और अल्टीमेटली जब उसके पीरियड्स मिस हुए तब उसने अपनी फ्रेंड को बताया, जिसने टीचर को बताया। टीचर ने लड़की की काउंसलिंग करी और तब जाके चाइल्ड लाइन को पता चला और उस केस में एक्शन हुआ और लड़की का अबॉर्शन कराना पड़ा। तो इस तरीके के केसेस होते हैं, लेकिन लोग आवाज नहीं उठा पाते, लोग डर जाते हैं। अगर वो किसी के पास जाती भी है तो उसको ही बोल दिया जाता है कि अरे नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ये बात मत करो, ये बहुत गंदी बात है, इसको चुप कर जाओ। और उस कारण से उसको कभी भी रिलीफ नहीं मिल पाता। तो मेरी बस यही अपील है कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल है। अगर एक पेरेंट आपके साथ ऐसा करे तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। बस मेरी यही अपील है कि अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है जिसके साथ ऐसा हो रहा है तो वो आवाज उठाए, हेल्प जरूर आएगी। आपने चूंकि अपनी बात में कहा कि खुद को हील करने का एक तरीका है, क्या वो स्वाति मालीवाल जो दूसरी औरतों को हिम्मत बंधाती हैं, क्या वो स्वाति मालीवाल दिल के कोने में कहीं टूटी हुई हैं, कहीं बिखरी हुई हैं? बचपन के वो जख्म क्या अभी भी ताज़ा हो जाते हैं जब दूसरों की बात आप सुनती हैं? और आपने मारपीट, छिपना, डरना, इन सब के साथ ही सेक्सुअली अब्यूज करना, ये बहुत गंभीर आरोप होता है। कितने साल की थी आप, अगर आप बता पाए? हालांकि एक महिला होने के नाते मुझे भी हेजिटेशन है, मैं आपके जख्म को, आपके दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मैं बहुत छोटी थी, क्लास 3 तक तो मैं अपने फादर के साथ, जो कि इंडियन एयरफोर्स में थे, उनके साथ रही हूँ, अपनी मदर के साथ रही हूँ। और जो मैंने बताया ऐसा कई बार उस समय हुआ। और जब मेरी मदर को ये लगा कि इससे मेरी बेटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत घरेलू हिंसा फेस करती थी, वो भी बहुत सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस करती थी मेरे फादर द्वारा। इसका मतलब आप बता रही हैं कि आपने अपनी मदर को बताया था ये? जी, उनको पता था, उनको दिखता था, लेकिन उनकी बहुत समस्या थी। मेरे फादर रात में कुछ और हो जाते थे, जैसे ही उनके अंदर दारू जाती थी वो बिल्कुल बदल जाते थे। और जब सुबह नशा उतरता था तब वो बिल्कुल अलग आदमी होते थे। तब वो रोते थे, गिड़गिड़ाते थे, पछताते थे, सॉरी बोलते थे, बार बार बोलते थे कि नहीं मैंने ऐसे नहीं करा, गलत हो गया, मैं आज ठीक हो जाऊंगा। और मैं समझ सकती हूँ अपनी मम्मी की भी उस समय की मनोदशा, क्योंकि उस समय इस तरीके की बातें सोच भी पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल था। पर उन्होंने फिर भी बहुत हिम्मत दिखाई और जब उन्हें लगा कि इससे मेरी बेटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो उन्होंने क्लास 3 में मेरे को नानी नाना के पास रखवाया। और क्लास 6 तक आते आते मेरी मम्मी ने मेरे फादर को कोर्ट में घसीटा और उनको डिवोर्स दिया। उन्होंने इस दौरान उनसे एक पैसे नहीं लिए डिवोर्स करते वक्त, और उसके बाद उनके पास कुछ नहीं था, उन्होंने ज़ीरो से शुरू करा। वो एक नर्सरी के स्कूल में बड़ी मुश्किल से उन्हें एक टीचर की जॉब मिली, पर मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहती हूँ कि जब वो रिटायर हुई तो वो एक प्रिंसिपल की तरह रिटायर हुई। तो एक महिला के लिए बहुत मुश्किल होता है ये बात एडमिट करना कि उसके साथ और उसके बच्चे के साथ बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन फिर भी उस समय में जब डिवोर्स के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था तब भी मम्मी ने इतनी हिम्मत दिखाई। एंड मैं ये मानती हूँ कि आज अगर मैं स्ट्रांगली अपनी बात रख पाती हूँ और लड़कियों के लिए लड़ पाती हूँ तो वो इसीलिए है क्योंकि उनकी हिम्मत आज मेरी हिम्मत है। बिल्कुल स्वाति जी, क्योंकि आप प्रोफेशनली जितना स्ट्रांग है, आपने इस जिस हादसे का आपने जिक्र किया है, वाकई ये हर किसी को झकझोर देने वाला है। आपको शेरनी कहकर संबोधित किया जाता है, जिस तरीके से आप लोगों को मदद करती हैं, महिलाओं के लिए आप आगे आती हैं और उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर अपनी आवाज को उठाती हैं। लेकिन कोई इंसान अगर घर में ही इस तरह की दुविधा का शिकार हो रहा है, कोई एक बच्ची जो अपना अच्छा बुरा भी नहीं समझ पाती है, पेरेंट्स को ही वो अपना सब कुछ समझती है, घर के बाहर तो शैतानों से बचाया जा सकता है, लेकिन घर के अंदर अगर इस तरह हो रहा है तो समाज में कैसे क्रांति लाई जा सके? आपने क्या सोचा है? क्योंकि आपने कहा कि वो आग आपके अंदर धधक रही है क्योंकि आपने वो सब झेला है। जी, मैं ये मानती हूँ कि जब कोई स्ट्रेंजर, कोई अनजान व्यक्ति आपके साथ इस तरीके से कुछ करता है तो आप उससे लड़ सकते हो, आप उससे पूरी जोर से लड़ सकते हो, आपके अंदर बहुत गुस्सा होता है। लेकिन जब वही चीज आपके फादर आपके साथ करते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता, क्योंकि वो आदमी ने मुझे पैदा करा है, उसके जीन्स मेरे अंदर हैं, वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे और मुझे उस बात पे बहुत गर्व भी है
कि वो इंडियन एयरफोर्स का हिस्सा थे, तो कम से कम जितने समय मैं उनके साथ रही मुझे वो इंडियन एयरफोर्स का माहौल तो मिला। कम से कम जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो मेरे पास बहुत सारे लोग थे जो मुझे एक तरीके से अपनी बेटी की तरह मानते थे। एक अलग तरीके का माहौल होता है एक एयरफोर्स के बेस कैंप में, वो सारी चीज़ें मैं सीख पाई। मैं मानती हूँ कि मैंने जो काम करे हैं वो बिल्कुल शेरनी जैसे ही काम है। अनशन पे बैठी, पहले 10 दिन अनशन पे बैठी, फिर 13 दिन अनशन पे बैठी, निकलती हूँ इंस्पेक्शंस पे, लड़ती हूँ, सिस्टम से लड़ती हूँ, क्रिमिनल से लड़ती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। और मेरे साथ जो संघर्ष हुआ है मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के बीच इसलिए ला रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होता है। और मैं चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो वो बिल्कुल ना डरे, वो कॉल करे, वो हम तक आए, वो किसी को भी पकड़े। अगर एक इंसान उसकी मदद नहीं कर रहा तो कोई और मदद करेगा। वो 100 नंबर पे कॉल करे, वो पुलिस को बुलाए, उसको मदद की ज़रूरत है। और अगर किसी के पास इस तरीके की कोई बच्ची या बच्चा आता है तो उसको दुत्कारिए मत, उसकी बात समझिए। क्योंकि अगर किसी बच्ची या बच्चे के साथ ऐसा होता है उसकी पूरी जिंदगी खराब हो जाती है। आज भी वो मेमोरीज हैं, आज भी वो डर एक मेरी जिंदगी का हिस्सा है। और आज भी एक मन के अंदर दुविधा है क्योंकि फादर थे मेरे। कितनी बार जब वो पी नहीं रखे थे तो उन्होंने कुछ सामान लेकर आया, कुछ कपड़े दिलाए, कुछ अच्छे मोमेंट्स भी थे। लेकिन जब रात होती थी और जब शराब पी जाती थी और उसके बाद जो होता था तो वो मुझे सुन कर देता था। और मुझे एक बहुत लंबा वक्त लगा है उससे लड़ने के लिए। और मैंने इसीलिए, मैं वो जब छोटी बच्ची थी तब भी बैठ के बिस्तर के नीचे यही सोचती थी। और जब बड़ी हुई, अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी, उसके बाद जॉब मिला, जॉब छोड़ा मैंने, और मैं सिर्फ और सिर्फ, मुझे ये लगा क्योंकि अंदर इतना दर्द था, मुझे उस दर्द की दवा चाहिए थी, तो मैंने लोगों के लिए काम करना शुरू किया। और जब मैंने एक लड़की की मदद करी, एक आदमी की मदद करी, उससे मैं हील होती गई। और आज मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं लोगों के लिए लड़ती हूँ और अंतिम दम तक लड़ती रहूँगी क्योंकि मैंने वो दर्द खुद महसूस किया है। अब अगर एक लड़की है, उसके साथ ये शोषण हो रहा है, वो अपनी माँ को बताती है और माँ के दिमाग में सबसे पहले ये थॉट आता है ये बहुत गलत है, मुझे अपनी बेटी को बचाना है, मुझे अपने आप को बचाना है, लेकिन मैं कहाँ जाऊँ? क्योंकि उसको ये पता है कि अगर वो उस घर से निकली तो शायद उसको सड़क पे रहना पड़े, क्योंकि हो सकता है कि उसके घर वाले उसे सपोर्ट ना करें, हो सकता है कि वो अभी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं है। तो एक बहुत ज़रूरत है कि इस पूरे देश में कम से कम इंसेस्ट के जो सर्वाइवर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर रिहैबिलिटेशन सिस्टम होना चाहिए जिसमें प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को मदद करने की ज़रूरत है कि वो अपने बच्चों को बचा सके। क्योंकि अगर एक लड़की के साथ उसके पिता ये करते हैं, उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं हो सकता। पूरी जिंदगी निकल जाएगी उसको उस चीज से उभरने में। मेरे लिए पाई हैं, आप हील हो पाई हैं, क्योंकि पिता और बेटी के लिए कहा जाता है कि बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है, एक अलग सा बहुत खूबसूरत सा रिश्ता होता है। बेटियां अपने पापा की बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं, लेकिन जब वो पापा ही भरोसे को तोड़ दें, क्या दूसरे आदमियों पर भरोसा कर पाई उसके बाद आप? पता नहीं ये रिश्ता कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो कभी इस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं करा। देखती थी, छोटी भी थी जब, कि दूसरों के फादर कितने अच्छे से रखते थे और जान छिड़कते हैं फादर्स अपनी बेटियों पर जब इतनी मार पिटे और इस तरीके का सेक्सुअल अब्यूज़ हो तो कहीं ना कहीं इंसान बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन मैंने 2 काम करे जिसकी वजह से मैं आज कम से कम इतनी तो उभरी हूँ कि मैंने हिम्मत करके इस बारे में सबसे बात करने की कोशिश करी है। 2 चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। सबसे पहले ये कि मैं सोशल वर्क करने लग गई, मैं लोगों की मदद करने लग गई। मैंने झुग्गी में रही, कई साल झुग्गी में रही, घर छोड़ा, और मैंने ये देखा कि जब मैंने दूसरों की मदद करी तो उससे मेरी मदद होती चली गई, मैं हील होती चली गई। मैंने ये देखा कि दुनिया में बहुत दुख है। एक 8 महीने की बच्ची के साथ भी रेप हुआ है, 90 साल की महिला के साथ भी रेप हुआ है, ये सब मैंने देखा है, अनशन करे हैं। तो जब आप देखते हो कि दूसरों के दुख इतने ज़्यादा हैं तो आपको अपना दुख कम लगने लगता है। दूसरा,
मैं ये मानती हूँ कि तपस्या में बहुत बहुत शक्ति होती है। विपश्यना मेडिटेशन होती है, वो मैं 38 साल की हूँ, अपनी छोटी सी उम्र में मैंने 20 से ज़्यादा विपश्यना के कोर्सेज करें और 10-10 दिन तक उसमें साइलेंट रहना होता है और 13-13 घंटे हर दिन तपस्या होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि उस तपस्या की शक्ति से आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि लोग कुछ भी कहें, लोग क्या नहीं कहते, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं ये मानती हूँ कि मेरी बात से, और मेरे को इतने मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे को इतनी कॉल्स आ रही हैं, मुझे इतनी बच्चियों ने कॉल करके बताया कि जब मैंने बोला तो उनको कितनी हिम्मत मिली, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दैट। एंड आई रियली थिंक दैट इट इज़ हाई टाइम कि हमारा समाज ये समझे कि ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये विश्व में होता है, ये बहुत घरों में होता है। बस समस्या ये है कि जब ये होता है, पहली बात तो लड़की को पता ही नहीं चलता, क्योंकि आप इंसानी रिश्तों को कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते, आप ब्लैक और वाइट नहीं कह सकते। एक फादर और डॉटर का रिश्ते में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे मेरे फादर थे, वो उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो बहुत रीडिंग करते थे, बहुत पढ़ते थे। तो अगर मेरे अंदर वो क्वालिटी आई है तो वो उन्हीं से आई है, तो जेनेटिक्स हैं। I am a part of him, he is a part of me, but at the same time, because of his disease, he did what he did with me, and that has spoilt me forever. So to say कि I am proud of him, I am not proud of him, I am in love with him, I am not in love with him, I hate him, it's not black and white, because it's my own father. कोई stranger करता तो बहुत जोर से लड़ते, लेकिन जब आपके अपने घर में हो रहा है, एक छोटे से बच्चे को क्या पता है, क्या समझ आता है, जब तक उसको समझ आता है वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है। बिल्कुल, जब पिता इस तरह की हरकत करते होंगे, कुछ टाइम लगा होगा समझने में कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग? जी बिल्कुल, एक छोटी बच्ची को क्या पता होता है, उसको क्या पता कि सेक्सुअल अब्यूज क्या होता है। एक छोटा बच्चा तो सब पे ट्रस्ट करता है और अपने पेरेंट्स पे तो ट्रस्ट करता ही है, लेकिन जब आप देखते हो कि आपके पापा आपके साथ कुछ ऐसा कर रहे हैं जो बाकियों के पापा उनके साथ नहीं करते, जो जब वो करते हैं तो आपको बहुत गंदा लगता है, आप बहुत डर्टी फील करते हो, यू फील सिक एट द कोर, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट दिस इज नॉट ओके, एंड देन व्हाट डू यू डू, बिकॉज आपकी जो मम्मी है, जो स्ट्रांग है, लेकिन इतने अत्याचार के बाद वो टूट चुकी है। वो सुबह उठती है और वो ये सोचती है कि मैं आज ऐसा क्या करूं कि ये आदमी पिए ना, मैं क्या करूं, अगर ये पिएगा नहीं तो मैं अपनी बच्चियों को बचा लूंगी, अगर ये पिएगा नहीं तो मैं अपने आप को बचा लूंगी, तो उसका पूरा दिन उसमें जाता है। तो ये जब होता है किसी घर में, तो जिस घर में होता है वही समझ पाता है। अल्कोहलिज्म इज अ डिजीज। द फैक्ट दैट कोई आदमी अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, वो पूरी की पूरी तरीके से एक परवर्जन है, और ये होता है। इम्पॉर्टेंट ये है, आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट, मेरे साथ क्या हुआ, मैं उससे लड़कर आज उभरी हूं और मैं एक ऊंचाई पे बैठी हूं और मैं और बहुत ऊंचाई पे पहुंचूंगी, और मैं किसी भी इंसान को अपने आप को नीचे नहीं लाने दूंगी, क्योंकि मैंने उस स्वाति से एक कमिटमेंट करा है। जो स्वाति डरती थी, सहमती थी, जिसके मुंह से निकलती नहीं थी आवाज, मेरा उस स्वाति से कमिटमेंट है कि जो हुआ सो हुआ, अब आज के बाद मैं उस स्वाति को हमेशा एंड हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ स्वाति। बिल्कुल स्वाति जी, और उसी स्वाति ने पूरे समाज में जो महिलाएं इस प्रताड़ना को झेल रही हैं, उनसे प्रॉमिस किया है, उनसे जो कमिटमेंट किया है उसको आप पूरा भी कर रहे हैं। लेकिन कई बार जो चीज़ें आपने बताया, जैसे आप बीती आपके जहन में आ जाती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं आपके सामने हो रही होती हैं। मुझे वो किस्सा याद आ रहा है जब उत्तर प्रदेश की बागपत की एक महिला थी, वो अस्पताल में जली हुई थी और आपने उसके हस्बैंड को थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि वो बार बार उस पर दबाव बना रहा था कि वो अपनी आवाज़ बाहर ना निकाले। जी, ऐसे बहुत किस्से हैं। और जब वो 8 महीने की बच्ची के साथ रेप हुआ, या 90 साल की महिला के साथ रेप हुआ, या पिछले 6 साल में हमने 1 लाख केसेस की सुनवाई करी है, तो ये हर केस मेरे जहन का हिस्सा बना है। उनके दर्द को मैं समझ पाई, क्योंकि मैं वो दर्द महसूस कर चुकी हूँ। और हाँ, मुझे गुस्सा आता है जब एक आदमी एक लड़की को पूरी तरीके से जला देता है। वो औरत 95% जल गई थी, क्योंकि उसके पति ने उसको जलाया, और वो मर रही थी, और उस वक्त भी वो उसका पति आकर उसको डांट रहा था, डरा रहा था, धमका रहा था कि अब तुम पेपर साइन करो कि मैंने कुछ नहीं करा।
और पुलिस उसको पकड़ नहीं रही थी। तो मैं पुलिस लेकर गई वहाँ पे और उस आदमी को देखकर मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे थप्पड़ मारा। इट इज़ अ फैक्ट, क्योंकि मैं क्या करूँ, हर दिन दिल्ली महिला आयोग में 500 महिलाएं आती हैं, हम उनकी कहानी सुनते हैं, उनमें से बहुत कहानियां ऐसी होती हैं जो मेरी जैसी कहानियां हैं। बचपन में इतना टूटी हैं, बिखरी हैं, खुद को समेटा है, हिम्मत दिखाई है। आप आज देश के लिए मिसाल हैं। एप्रिशिएबल है आपका ये कदम कि आपने हिम्मत जुटाई, दर्शकों के सामने आई। और हाँ, स्वाति मालीवाल जो मजबूत दिखती है, हौसले से भरी दिखती है, उसके ऑफिस में एक छोटा सा कोना है, एक कमरा है जहां पर जाकर वो रोती भी है। चूंकि वक्त की कमी है, स्वाति जी फाइनल एक संदेश में कहूंगी कि हमारे दर्शकों को दीजिए, खासतौर से महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, कि हिम्मत जुटाएं। मैं सबसे यही अपील करती हूँ कि हिम्मत जुटाइए। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हो रहा है, आप उसके बारे में बात कीजिए। मैं महिलाओं से भी बात करूंगी, स्पेशली जो माएँ हैं, अगर वो ये देख रही हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है, प्लीज़ हिम्मत उठाइए, आप आवाज़ उठाइए और आप इससे लड़िए। मेरी माँ ने वो लड़ाई लड़ी और उन्होंने इतनी बखूबी वो लड़ाई लड़ी कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और इतनी तेज़ी से अपनी बात इतनी स्ट्रांगली रख पाती हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की वजह से, क्योंकि मैं मानती हूँ कि वो स्टार्टिंग में बहुत टूटी और उन्होंने बहुत झेला और हमने भी बहुत झेला, लेकिन एक दिन आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं और नहीं, और उसके बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैं आप लोगों को सब सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ, अगर कुछ हो रहा है और अगर किसी और के घर में भी कुछ हो रहा है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी मदद करें और हम गॉसिप ना करें, हम ये ना देखें, हम जजमेंट ना करें। अरे ये तो झूठी बोल रही होगी, अरे ऐसे कैसे हो गया, हमने तो कभी नहीं देखा, अरे हाँ दारू तो पीते हैं, हमारे हस्बैंड भी पीते हैं, बट ये सब तो नहीं होता। हमें नहीं पता कि लोगों के घर में क्या क्या होता है। हमें कोई हक नहीं बनता कि किसी के ऊपर हम उंगली उठाएं, क्योंकि एक उंगली अगर हम सामने उठाते हैं तो 3 उंगली वापस हमारे ऊपर उठती हैं। तो मेरी सबसे अपील है, दिस इज अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड अगर कभी कुछ होता है तो आप आवाज उठाइए। मेरा सिर्फ और सिर्फ सबके सामने आने का मकसद ये है कि कभी भी किसी भी लड़की के साथ ऐसा ना हो। बीइंग अ फीमेल, बहुत से सवाल मेरे और वंदना के जहन में भी थे, लेकिन कुछ पूछने के बाद कुछ बिना पूछे भी आपने इतना बोल दिया है, अब कोई सवाल नहीं बचा है। अब 135 करोड़ देशवासी आपको सुन रहे हैं, सुन चुके हैं, फैसला उन पर छोड़ते हैं, लेकिन आपने हिम्मत जुटाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत एप्रिशिएबल है ये कदम। हम उम्मीद करते हैं देश की बेटियां ऐसे ही हिम्मत जुटाएं। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति जी।